वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 12th हिस्ट्री। और यहाँ पे हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2। इसमें मगध डायनेस्टी जो थी उसने किस तरीके से पूरा अफगानिस्तान से लेके कर्नाटक तक रूल किया था। समझ में ही नहीं आ रहा था लोगों को कि क्या ये पॉसिबल था या फिर हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पे वो थोड़ा थोड़ा रूल कर रहे थे। सो इसके आगे आता है कि कम्युनिकेशन अलोंग बोथ लैंड एंड रिवराइन रूट्स वर वाइटल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एम्पायर। देखिए पता है ये आज भी है। दैट्स वाई आज भी इतनी सारी रोड्स कंस्ट्रक्ट होती रहती है, इंटरनेट के इतने मायने हैं। और कहीं पे लड़ाई होती है तो सबसे पहले इंटरनेट बैन कर देते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा बैन रहा था, या फिर इधर यूपी में वेस्ट में भी हमें कई बार देखने को मिलता है। तो व्हाट्स जस्ट कि किसी भी एम्पायर के थ्राइव करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए और इनफैक्ट सिर्फ एग्जिस्ट करने के लिए भी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी था। जर्नी फ्रॉम द सेंटर टू द प्रोविंसेस, इससे इट शुड बी हैव टेकन वीक्स इफ नॉट मंथ्स। जर्नी कई हफ्ते ले लेती थी। दिस मीन्स अरेंजिंग फॉर प्रोविजन एज वेल एज प्रोटेक्शन फॉर दोज वर ऑन मूव। सो इट इज़ ऑब्वियस दैट द आर्मी वॉज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स फॉर इंश्योरिंग द लेटर। अब देखिए कम्युनिकेशन में क्या है, सिंपल कि अगर आपको कोई भी चीज़, कोई भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है, तब तो ना इंटरनेट होता था ना व्हाट्सएप होता था, तो घोड़ों पे ही सब पहुंचाया करते थे। तो उससे क्या होता था कि बहुत खतरा रहता था कि मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए, या बीच में ऐसा ना हो कि आपके लेटर के साथ छेड़छाड़ हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, कम्युनिकेशन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट इज़ ऑब्वियस दैट द आर्मी वॉज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स फॉर इंश्योरिंग द लेटर। एंड आर्मी जो थी, एक अच्छी आर्मी इस चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखती थी। मेगास्थनीज मेंशंस, मेगास्थनीज कौन, जिन्होंने वो इंडिका बुक लिखी थी मौर्यन डायनेस्टी के बारे में। सो ही मेंशंस अ कमिटी विद 6 सब कमिटी फॉर कोऑर्डिनेटिंग मिलिट्री एक्टिविटी। तो उन्होंने क्या बताया कि जो ये कमेटी, एक कमेटी बनती थी जिसके अंदर 6 सब कमेटी और होती थी जो कि मिलिट्री एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करते थे। एंड ऑफ दीज वन लुक्ड आफ्टर द नेवी, एक नेवी का ख्याल रखते थे। सेकेंड मैनेज ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजंस, दूसरे क्या करते थे, ट्रांसपोर्ट प्रोविजंस का ध्यान रखते थे। एंड थर्ड रिस्पॉन्सिबल थे फुट सोल्जर्स के लिए। तो 3 तरीके से इन्होंने चीज़ें डिवाइड करी थी। और जो ये 4th और 5th वाले थे, एंड ये जो 6th वाले थे, तो 4th हॉर्सेस के लिए होते थे, 5th जो सब कमेटी थी वो चैरियट्स के लिए होती थी, एंड 6th एलिफेंट्स के लिए होती थी। So 6 committees are in total. The activities of the second subcommittee were rather varied. Second subcommittee क्या काम कर रही है, ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजंस का ध्यान रख रही है। उसमें कई बार हमको वेरिएशन देखने को मिलता है, वेरिएशन डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। अरेंजिंग फॉर बुलेट कार्ट्स टू कैरी इक्विपमेंट्स, जैसे कि बैलगाड़ी का इंतज़ाम करना, फूड जो है वो सोल्जर्स तक पहुंचाना, चारा एनिमल्स तक पहुंचाना, सर्वेंट्स को रिक्रूट करना, आर्टिशंस को रिक्रूट करना जो लुक आफ्टर करें सोल्जर्स का। तो सेकेंड सब कमेटी के काफ़ी सारे काम थे। अशोका ऑल्सो ट्राइड टू होल्ड हिज एम्पायर टुगेदर बाय प्रोपगेटिंग धम्मा। अब जो अशोका थे, जो पोते थे चंद्रगुप्त मौर्य के, वो एक और चीज़ बेस्ट कर रहे थे अपनी तरफ से कि वो धम्मा को प्रोपगेट कर रहे थे। धम्मा यानी कि जो वो अपने हिसाब से धर्म मानते थे। The principle of which, as we have seen, was simply and virtually universally applicable. So according to him, it would ensure the well-being of the people in this world. So special officers, जिनको धम्मा महामत्ता बोलते थे, उनको अपॉइंट किया जाता था, जिनका एक ही काम होता था कि वो जो धम्मा के मैसेजेस है ना, उनको फैलाएं, उनको स्प्रेड करने का काम करें। देन एक ये बॉक्स वाली चीज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। वट द किंग्स ऑफिशियल डिड, किंग के ऑफिशियल ने क्या किया। सो एक एग्जर्प्ट है मेगास्थनीज की जो बुक है, उन्होंने कुछ लिखा था। तो उन्होंने बोला कि ऑफ द ग्रेट ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट सम सुपरिटेंड द रिवर्स। तो वो कह रहे हैं मेगास्थनीज कि जो सारे ऑफिसर है ना स्टेट के, यानी कि सरकार के, कुछ रिवर को सुपरिटेंडेंट करते हैं कि देखते हैं कि रिवर में क्या चीज़ें क्या नहीं है। लैंड को मेजर करते हैं जैसा कि हम इजिप्ट में करते हैं वैसे ही। They inspect the sluices by which water is let out from the main canals into the branches so that everyone may have an equal supply of it. तो वो ध्यान रखते हैं इस तरीके से कि सबको पानी का इक्वल सप्लाई मिल पाए। The same persons who charge also of the huntsmen and are interested with the power of rewarding or punishing them according to their deserts. They collect the taxes, superintend the occupations, connect with land as those of
वुड कटर, द कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ एंड द माइनर। तो इतनी सारी चीज़ों का क्या मतलब है, इतना सारा जो काम होता था, तो इनका सिंपल एक ही मतलब है कि सब चीज़ें जो थी ना वो कंप्लीटली सुपरिंटेंडेंट थी। इट्स जस्ट लाइक सब चीज़ें जो हो रही थी उनका ठीक तरीके से कैसे ध्यान रखा जा रहा था, कैसे किसी को कोई कमी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए, इन सब चीज़ों को मेक श्योर किया जा रहा था। सो दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट थिंग इन देयर एम्पायर। हाउ इम्पॉर्टेंट वॉज द एम्पायर, ये एम्पायर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों था? सो व्हेन हिस्टोरियंस बिगिन रिकंस्ट्रक्टिंग अर्ली इंडियन हिस्ट्री इन द 19th सेंचुरी, जो एमरजेंस था मौर्यन एम्पायर का वो एक मेजर लैंडमार्क था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क था। इंडिया वॉज देन अंडर कॉलोनियल रूल एंड वॉज पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। अच्छा, जब वो मौर्यन डायनेस्टी के बारे में खोज कर रहे थे ना, उस समय इंडिया ब्रिटिश रूल के अंदर था। तो मौर्यन डायनेस्टी तो बहुत पहले की बात है, बट जब खोज हो रही थी 1900 के आसपास, तो इंडिया वॉज अंडर अ कॉलोनियल रूल ऑफ ब्रिटिश। 19th and early 20th century, Indian historians found that possibly there was an empire in early India, both challenging and exciting. तो जब उनको थोड़े बहुत सबूत मिलने शुरू हुए तो उन्होंने सोचा यार ये तो बहुत सही चीज़ है, मतलब चैलेंजिंग भी है, एक्साइटिंग भी है। ऑल्सो सम ऑफ द आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स एसोसिएटेड विद द मौर्यास, और कुछ आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स थे वो मौर्यास से कनेक्ट भी होने लग गए, जैसे कि स्टोन स्कल्पचर हो गया। दे वर कंसिडर्ड टू बी एग्जाम्पल ऑफ स्पेक्टेक्युलर आर्ट टिपिकल ऑफ एम्पायर। तो स्टोन स्कल्पचर, इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थी, उन्हें लगा यार क्या सही आर्ट बना दिया यार इन्होंने। So many of these historians found the message on Ashokan inscriptions very different from most of other rulers. तो कुछ को जो अशोकन इंस्क्रिप्शन मिले वो बहुत फैसिनेटिंग लगे कि अब यार इन्होंने तो एडिक्ट पे लिख दिया, मतलब पत्थरों पे लिख डाला, ओ भाई क्या बात कर दी इन्होंने, तो आग लगा दी। तो सजेस्टिंग दैट अशोका वॉज मोर पावरफुल एंड इंडस्ट्रियस। तो इससे क्या पता चला कि अशोका ज़्यादा ताकतवर था, इंडस्ट्रियस, ज़्यादा मेहनती था वो। एज ऑल्सो मोर हेम्बल देन लेटर रूलर्स who adopted grandiose titles. So it is not surprising that the nationalist leader in the 20th century regarded him as an inspiring figure. So yet how important was Mauryan Empire? चलो ठीक है, इतनी सारी बातें हम कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन अभी यही राइज होता है कि इम्पोर्टेंट कैसे था, किस तरीके से था। इसका आंसर सिंपल ये है कि ये लगभग 150 साल तक लास्ट किया, जो बहुत बड़ा टाइम नहीं था अगर आप हिस्ट्री में देखो तो। 150 साल इज़ वेरी बेसिक। जब हम करोड़ों लाखों साल की बात करते हैं तो 150 साल कुछ भी नहीं है। एंड ऑल्सो यू विल नोटिस दैट द एम्पायर जो था वो पूरे सब कॉन्टिनेंट पे था भी नहीं। लाइक इवन विद इन द फ्रंटियर्स ऑफ एम्पायर कंट्रोल जो था वो यूनिफॉर्म भी नहीं था। 2nd सेंचुरी BC तक न्यू चिफडम किंगडम आने शुरू हो गए थे। तो जो ये चीज़ें थी, ठीक है, इनकी स्टडी क्यों इम्पोर्टेंट हुई, क्योंकि कुछ राजा इनके बहुत महान टाइप से हुए थे, तो उनके बारे में लोगों को पढ़ना, उन आर्कियोलॉजिस्ट को जानना, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। फिर न्यू नोशंस ऑफ किनशिप, तो नए नोशंस आए किनशिप के। किंगशिप, राजा का राज टाइप। इससे पहले फिर से ये बॉक्स पढ़ते हैं। कैप्चरिंग एलिफेंट्स ऑफ द आर्मी, अरे वाह, आर्मी के हत्ती पकड़ो, वाह वाह। अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं, कौटिल्य ने जो लिखी है, चाणक्य ने, बेहतरीन किताब है अगर समझ में आए तो। सो अर्थशास्त्र लेज डाउन माइन्यूट डिटेल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। अर्थशास्त्र के अंदर बहुत छोटी से छोटी डिटेलिंग भी लिखी हुई है कि किस तरीके से आप जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को चला सकते हैं। लाइक दिस इज व्हाट इट से अबाउट हाउ टू कैप्चर एलिफेंट्स। जैसे एलिफेंट को कैसे कैप्चर करना है उसके बारे में छोटा सा ये एक्सट्रैक्ट दे रखा है। सो गार्ड ऑफ एलिफेंट फोर्सेस असिस्टेड बाय दोज हु रियर एलिफेंट, तो जो गार्ड्स हैं एलिफेंट फॉरेस्ट के, उनको असिस्ट किया जाए उन लोगों के द्वारा जो एलिफेंट को रियर करते हैं, यानी चराते टाइप हैं और उन्हें जानते हैं। दोज हु एनचेन द लेग्स ऑफ एलिफेंट, दोज हु गार्ड द बाउंड्रीज। फिर चाहिए एक एलिफेंट को एनचेन करने के लिए, एक चाहिए जो बाउंड्रीज को गार्ड करे। दोज हु लिव इन फॉरेस्ट एज वेल एज दोज हु नर्स एलिफेंट्स, जो फॉरेस्ट में रहते हैं वो भी चाहिए, जो एलिफेंट को नर्स कर सकते हैं वो भी चाहिए। शैल विद द हेल्प ऑफ 5 or 7 फीमेल एलिफेंट्स टू हेल्प इन टेदरिंग वाइल्ड वंस। और अगर आपको कोई जंगली हाथी पकड़ना है तो उसके आगे 5-7 फीमेल एलिफेंट्स को भी आप सामने खड़ा कर दीजिए। अट्रैक्शन तो भाई जानवरों में भी उतना ही है।
So in tethering the wild one, trace the whereabouts of the herds of elephant by following the course of urine and dung left by elephant. तो किस तरीके से कहाँ पे एलिफेंट ज़्यादा है कम है वो उनके यूरिन और डंग से पता चल जाएगा. सो आप समझ सकते हैं कि कितनी छोटी छोटी कितनी माइन्यूट डिटेलिंग्स के बारे में वहाँ पे लिखा गया है. सो अकॉर्डिंग टू ग्रीक सोर्सेज द मौर्यन रूलर हैड अ स्टैंडिंग आर्मी ऑफ 6 लाख फुट सोल्जर. 6 लाख लोगों की जो थी वो फुट सोल्जर की आर्मी थी, यानी कि 6 लाख तो लाइक वैसे थे जो पैदल लड़ा करते थे. 30,000 कैवलरी थे, घोड़ों पे लड़ते थे, 9,000 एलिफेंट्स पे लड़ते थे. तो सम हिस्टोरियन कंसिडर कि नहीं नहीं इतना ज़्यादा नहीं था, ये बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड है. बट कुछ कहते हैं कि नहीं ये बिल्कुल सही था. सो इस पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट पार्ट हम इसके आगे कवर करेंगे. थैंक यू सो मच.